हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद पार्ट 6 ऑफ फ्लैट 42 का सर्च। अगर आपने 1 2 3 4 5 नहीं देखा है तो यू नो द ड्रिल। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू पार्ट 6 ऑफ द स्टोरी। किसी ने तुम्हें पूरी कहानी तो बताई है ना? शांति ने पूछा। उसकी आंख में एक आंसू बह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पागल हो रही थी, कुछ भी सीधा नहीं था। किस पर भरोसा करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पूनम और कुछ लोगों ने उन क्रिएचर्स को मारा था, उन्होंने एक ही बार में बहुत सारे को खत्म कर दिया था। उन्होंने ये समझ लिया था कि खाने के टुकड़े और पेट फूड उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग का पेट फूड इकट्ठा करके एक खाली फ्लैट में डाल दिया, वही फ्लोर जहां आग लगी थी। क्रिएचर्स झुंड के झुंड में आ गए जैसे उन्होंने सोचा था, और फिर उस फ्लैट को दोबारा आग लगा दी गई। वो फ्लैट पहले से ही जला हुआ रखा था, उसके ऊपर से और राख, वहां कुछ भी नहीं बचा। शांति कहते कहते रुक गई। लव बीच में ही बोल पड़ा, और फिर 3 जाइंट चूहे भयंकर से राख से उठाए, 3 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल, और उन्होंने तबाही मचा दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। शांति ने आंखों में थोड़ी निराशा लिए आंख घुमाई और बात आगे बढ़ी। तो जो पूनम ने किया, उसने सिर्फ एक और बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर दिया था। क्रीचर्स मरे नहीं थे, वो इवॉल्व हो गए थे। सिर्फ 3 बचे थे, लेकिन उन्होंने छुपकर हमला करना सीख लिया था। पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग मरे। वो ज़्यादा समझदार हो गए थे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। जब एग्रीमेंट की बात करते हो, हम उनसे बात नहीं कर सकते थे, उन्हें समझा नहीं सकते थे। टीना ज़मीन की तरफ देख रही थी। सिर्फ दीपक ही था जो उनसे बात कर सकता था, जैसे वो गार्डन से बात कर सकता था। उसने सबको फिर से सेफ फील कराया। मैं छोटी थी तब, लेकिन कहा जाता है कि उसने वर्ड्स भी नहीं यूज़ किए थे, सिर्फ मूवमेंट और आंखों से बात की थी। दीपक ने लिफ्ट के रूल समझाए। उसने बताया कि ये गुडविल का जेस्चर है। क्रीचर्स को एक घर चाहिए था, वो इस बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। हमने डिसाइड किया कि अगर वो हमारे लोगों को मारना बंद कर दें तो हम भी उनके लोगों को नहीं मारेंगे, पर उनके नेचर को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें एक छोटा वक्त दिया गया, जिसमें अगर कोई उनके पास जाए तो वो उसे अपना शिकार बना सकते हैं। अब सिर्फ 2 बचे हैं। पूनम ने तीसरा मार दिया था अपनी पोती के साथ जो कुछ हुआ उसमें, पर उससे वो 2 और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, जैसे उस तीसरे को अब्जॉर्ब कर लिया हो। मैं इतनी सारी बातें एक साथ नहीं समझ पा रही थी, सब कुछ इतना ज़्यादा हो रहा था। दीपक वापस नहीं आया, साल हो गए हैं, ये सब बेकार है, टीना ने आखिरकार बोला। मिसेस चड्डा फिर से हंस दी। तुझे कैसे पता? तुम तो पूनम से हमेशा बात करती हो, कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती? मिसेस चड्डा ने बात सरकास्टिकली कही, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई छुपी थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि पूनम इस बिल्डिंग में कुछ खास पॉपुलर नहीं थी। मैं उससे हमेशा बात नहीं करती, बस कांटेक्ट में रहना था। वो मेरे साथ अच्छी थी, टीना ने अपने बचाव में कहा, लेकिन उसका टोन काफ़ी कमज़ोर था। वो इसीलिए क्योंकि तू सिंपल है और तू हर बात मान लेती है। उसने तुझे यूज़ किया है क्योंकि कोई और उसकी नहीं सुनता था। मिसेस चड्डा बिल्कुल भड़क चुकी थी। वो टीना पर पूरी तरह से टूट पड़ी अगर मैं बीच में ना आती। मुझे अच्छा लगा कि अदिति और आदित्य दूसरे रूम में थे, टीवी देख रहे थे, और ये सब उन्होंने नहीं सुना था। मुझे डर था क्या मिसेस चड्डा ने उन्हें रात में तो नहीं देखा। मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीच में बोलना ही पड़ेगा। ये सब कहीं नहीं जा रहा था, हमारे प्लान वैसे ही अटके हुए थे। मैंने उन सबको बोला अब मुझे सोना है, इसीलिए सब चले जाएं। पार्टली सच था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ काम करने थे। सब लोग मेरे फ्लैट से निकल गए। टीना और बच्चे सबसे आखिरी में गए। वो मुझे गले लगाकर बोली कि अच्छी नींद लेना, और कहा कि जब भी चाय और बात करनी हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। मुझे टीना पर अफसोस हुआ। बच्चों ने भी मुझे गले लगाया जब वो जा रहे थे। मुझे पता था वो पूनम से बात करती थी, पर मैं पूरी तरह से यकीन करती थी कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। मैं खाली फ्लैट में बैठी थी। दिल टूटा हुआ था कि मेरी बनी हुई फौज का प्लान सिर्फ एक लड़ाई झगड़े में बन के रह गया, जिसमें कोई असली सजेशन नहीं आए। मैं बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। ना मैं पूनम पे भरोसा कर सकती थी, ना इकबाल पर, ना उन सबकी बातों पर जो मैं सोचती थी कि मैं जानती हूँ। शायद पूनम ने उन पड़ोसियों को मारा भी नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ मुझे आधी सच्चाई बताई थी उस क्रीचर्स के बारे में।
फिर मैं अपने ख्यालों के साथ अकेली रह गई। कुछ घंटों बाद एक अच्छा आइडिया आया, लेकिन मुझे कुछ सामान चाहिए था। मैं बिल्डिंग के बाहर निकली और सबसे करीब की शॉप में गई ताकि मैं अपने ज़रूरी सामान इकट्ठा कर सकूं, जो मुझे चाहिए था। और रात के वक्त मुझे सुपरमार्केट 24/7 खुला मिला। बस में आधा घंटा लग गया हर तरफ, लेकिन मैं फोकस्ड थी। वापस आते वक्त मेरा बैग भारी और अजीब लग रहा था, लेकिन अगर ये काम हो गया तो सब कुछ वर्थ होगा। मैं सीढ़ियों से चढ़ रही थी। सामान ले जाने में मुझे 2 ट्रिप लगे, 24 फ्लाइट, जबकि नॉर्मली 14 फ्लाइट्स होती हैं, ताकि मैं सब कुछ अपने फ्लैट में ले जा सकूं और ऑर्गेनाइज कर सकूं। जब सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज कर ली तो वापस नीचे आने में मुझे सिर्फ 16 फ्लाइट्स ही चढ़नी पड़ी। एक बड़ा सा जिम बैग लेकर उसमें सारे सामान मैंने डाल दिया था। मैं फ्लोर 5 पर उस आदमी से 2 बार मिली। जब से मैंने उसे देखा मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मेरी स्किन बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। मैं नीचे के कॉरिडोर से गुजरी, मेन एंट्रेंस के डोर से होकर ब्लॉक के पिछले गेट की तरफ गई। पिछले दरवाजे से एक छोटा सा कंक्रीट एरिया था, जिसके साइड में थोड़ा सा घास का पैच था और एक बेंच था जिसमें एक मेमोरियल प्लेट लगा हुआ था। ये ब्लॉक का बाहर का छोटा सा स्पेस था, जैसे कि शहर में आम होता है। बेंच पर पूरी ग्राफिटी की हुई थी। मेमोरियल पढ़ना मुश्किल था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने पहले घास का पैच को उखाड़ा, फिर नए टूल्स के साथ ज़मीन को पूरा कुरेद दिया। मुझे कभी भी गार्डनिंग का शौक नहीं था। सच में वो श्रब्स जो मैंने लिए थे इतने भारी थे कि मुझे अब उनसे चिढ़ होने लगी थी। मैं 1.5 घंटे तक काम करती रही। पसीना आ गया और रात हो गई थी। पूरा अंधेरा था और मैं अपने फ़ोन की टॉर्च का इस्तेमाल कर रही थी। मैं लगभग हार चुकी थी जब मैंने अपने घुटनों को स्ट्रेच करने के लिए खुद को उठाया। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपना फावड़ा नीचे रख दिया और बेंच पर बैठी। मैंने देखा नहीं कि वो आदमी वहाँ पहले से बैठा था। वो फ्लैट कैप और जैकेट पहने हुए था, जबकि गर्मी का मौसम था और रात खूबसूरत थी। उसने सिर्फ श्रब्स को प्यार से देखा, बिना कुछ बोले। थोड़ी देर बाद बोला, मैं इस जगह को बहुत याद करता था। नाम मेरा दीपक है। मैं कुछ देर तक सन्न रह गई, ये देखकर हैरान थी कि मेरा प्लान सच में काम कर गया। सब कुछ इतना आसान कैसे हो गया? शायद ज़्यादा ही सिंपल था, लेकिन वो यहाँ था। दीपक का चेहरा बहुत ही सॉफ्ट था। उसकी आँखों और गालों के आसपास झुर्रियाँ थी। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे में एक और वार्मथ को जोड़ रही थी। उसके सफ़ेद बाल उसके फ्लैट कैप के नीचे से बाहर निकले हुए थे और रात के अंधेरे में चमक रहे थे। बहुत ही प्यारा सा पैच लगाया है तुमने। अगर चाहो तो मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। पहले भी मैं ये गार्डन संभालता था, उसने कहा, उस खामोशी को तोड़ते हुए जो उसके पहले शब्दों के बाद छाई थी। मुझे पता है आप कौन हो। हमें आपकी ज़रूरत है। बस इतना ही कह पाई मैं। पिछले कुछ दिनों से थकान, टेंशन, सब कुछ इकट्ठा हो गया था, लेकिन उसका आना किसी लंबे डे के बाद एक सुकून जैसा था। थोड़ा सा सुकून मिला, बस थोड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने प्यार से पूछा। किरण। मैं फ्लैट 42 में रहती हूँ। जैसे ही मैंने अपने फ्लैट का नंबर बताया, उसका चेहरा खिल उठा। पूनम चली गई? उसने पूछा। वो चली गई है, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बिगड़ गया है। हर तरफ अजीब चीज़ें हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मैंने जवाब दिया। हम दोनों ने लंबे समय तक बातें की। सिर्फ चांदनी रात थी और हम। उसने मुझे बताया कैसे वो इस बिल्डिंग को गार्डन का एक हिस्सा समझता था, एक ऐसी जगह जिसका वो ख्याल रखता है। उसके लिए बिल्डिंग के लोग भी उन्हीं पौधों जैसे थे, जिन्हें संभालना, नर्चर करना ज़रूरी होता है। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। जब से मैं यहाँ शिफ्ट किया, सब कुछ। अर्जुन के बारे में भी मैंने बताया और मैं रो पड़ी। दीपक ने मुझे गले लगाया, बिना कुछ कहे, सिर्फ सुनता रहा। उसकी बाहों में मुझे एक बार फिर से महसूस हुआ कि मैं सेफ हूँ। एक एहसास जो मैं पूनम के नोट मिलने के बाद भूल गई थी। मैंने नताशा और उन कल्ट वालों के बारे में भी बताया, जो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की थी। जब उसने सुना कि आदित्य और अदिति को इस्तेमाल करके उन्होंने बिल्डिंग में एंट्री ली थी, तो वो टूट गया। वो उनके पैदा होने से पहले ही जा चुका था, लेकिन उसे टीना बचपन से याद थी। और जब मैंने उसे बताया कि टीना कितनी प्यारी एडल्ट बन गई है, तो उसके चेहरे पे एक शांत मुस्कान आ गई। जब मैंने कहा कि पूनम ही एक मात्र इंसान थी जो उन नकली पड़ोसियों को मार सकती थी, तो उसके चेहरे पर एक थोड़ा सा शक वाला एक्सप्रेशन था, जो मुझे थोड़ा होप दे गया। दीपक ने मेरी पूरी कहानी ध्यान से सुनी, बिना बीच में टोके।
जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो वो खड़ा हुआ और बोला, चलो मेरे साथ आओ। मैं कंफ्यूज थी लेकिन मैंने उसकी बात मानी। वो मुझे लिफ्ट के एंट्रेंस तक ले गया। मैंने अपनी घड़ी देखने के लिए हाथ उठाया। काफ़ी देर हो गई थी और मुझे क्रीचर्स के अंदर होने से डर सताने लगा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पेट में घबराहट सी हो रही थी। तुम सेफ हो। 12:32 AM हो चुके हैं। डरने की कोई बात नहीं है। घड़ी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने कॉल लिफ्ट बटन दबाया। लिफ्ट को नीचे आने में काफ़ी वक्त लग गया। जब उसकी वो पुरानी सी क्लंग आवाज़ सुनाई दी तो मेरे रगों में एक थरथराहट सी चुभ गई। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मैं कांप गई। मुझे पता नहीं था क्या दिखने वाला था। टेक्निकली तो ये सेफ जोन था, लेकिन हर बार जब भी मैं उस लिफ्ट को देखती हूँ मुझे अर्जुन का मरा हुआ टूटा फूटा शरीर याद आता है। लिफ्ट में चलो, उसने कहा। मैं नहीं जा सकती, कृपया मुझे मजबूर मत करो, मैं ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा कर बोली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ देखना होगा। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी जब उसने ये कहा। मुझे कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं था, इतनी जल्दी तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरी हर एक सांस, हर एक एहसास कह रही थी कि ये आदमी पूरी तरह अच्छा है। मैं लिफ्ट के अंदर चली गई। दीपक मेरे पीछे आया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। एक शांत सा तसल्ली देने वाला टच था जब मैं हाइपर वेंटिलेट कर रही थी। फिर उसने धीरे से मुझे उस बटन वाले पैनल की तरफ घुमाया जहाँ से लिफ्ट कंट्रोल होती थी। इस पैनल में क्या गलत है, क्या तुम देख पा रही हो? उसने अजीब सा पहेली जैसा सवाल किया। मैं पैनल को गौर से देखने लगी। सारे नंबर्स पढ़े, उन्हें गिनने लगी। मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। मैंने कोशिश की, लेकिन सब कुछ ठीक था। जो होना चाहिए था वो सब था, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। मैंने ना में सर हिला दिया। अभी भी थोड़ा संभालने की कोशिश में थी। क्या तुम हमें फ्लोर 9 ले जा सकती हो? उसने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने दोबारा पैनल की तरफ देखा ताकि बटन दबा सकूं, लेकिन फ्लोर 9 तो था ही नहीं। मैं हैरान रह गई। मैं तो नंबर्स गिन चुकी थी। मुझे यकीन था शायद दीपक ने उसे हटा दिया हो, लेकिन पैनल तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे मैंने पहले देखा था। मैं बता नहीं सकती, लेकिन देखते हुए भी मैं कसम खा सकती थी कि कुछ भी गलत नहीं था। फिर भी फ्लोर 9 था ही नहीं। दीपक मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग मेरे साथ खेल खेल रही हो। उसने मुझे लिफ्ट के बाहर ले जाके सीढ़ियों के नीचे बैठाया और तब जाके उसने बोलना शुरू किया। ये बिल्डिंग एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह है। ये दुनिया के कुछ हिस्सों को बंद कर सकती है और कुछ जगहों को खोल सकती है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब उन लोगों ने पूरी फ्लोर के लोगों को जला दिया था, मैं अंदर से टूट गया था। वहाँ कुछ औसम लोग रहते थे, कुछ आम, कुछ अजीब, लेकिन उन लोगों की बेरुखी की कोई सीमा नहीं थी। पूरे के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। वो एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो मुझे गुस्से से भर देती है। मुझे बहुत गिल्ट हुआ। मैं अक्सर समझ जाता हूँ कि हमारे कुछ क्योस क्रिएट करने वाले लोग क्या करने वाले हैं और मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लोग ये बिल्डिंग का हिस्सा ही नहीं थे। मैं उन्हें देख भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। इसी वक्त मैंने देखा एक हेयरलेस कैट हम दोनों के बीच में आके बैठ गई। दीपक उसे आंसुओं भरी आंखों से देख रहा था। उसने उसे प्यार से सहलाया और बिल्ली उसकी गोद में आ गई। दीपक के हाथ जले नहीं। फिर उसने बोलना कंटिन्यू किया। जब ये सब हुआ, बिल्डिंग ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू किया और पूरे फ्लोर को सील कर दिया। उसने आग को फैलने से रोका और उन दुष्ट लोगों को वहीं बंद कर दिया जहां वो खुद अपनी ही हालत से मर गए। जब तक वो सब मरे नहीं, बिल्डिंग ने फ्लोर को खोलने नहीं दिया। एक हफ्ते बाद वो लोग फिर से दिखाई देने लगे। घर घर जाके चीनी मांग रहे थे। शुरू में कुछ लोगों ने उन्हें अंदर आने दिया। कितना मुश्किल था। इतने लोग जले हुए मिले कि मुझे उनके रिमेन्स गार्डन में छुपाने पड़ गए। पूरी कम्युनिटी गम और डर में डूबी हुई थी। मैं जितना भी कोशिश करता, मैं फिर भी उन्हें देख नहीं पाता। इसीलिए मैंने पूनम को, जो तब एक बिल्कुल समझदार और नॉर्मल औरत लगती थी, उस जले हुए फ्लोर पे ले गया। फ्लोर 9 दोबारा सील हो चुका था। लिफ्ट में कोई भी 9 नंबर का बटन नहीं था। सीढ़ियाँ उस फ्लोर को स्किप कर रही थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। ये बिल्डिंग
ये एक कमाल की जीव है। मैं उसे हैरानी से देखती रही। पूरी कहानी सुनते हुए मैं थक चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था उसकी हर बात को समझने की कोशिश में। मैं भी बिल्ली को सहलाने लगी। मेरे हाथों में जलन हो रही थी, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया। मुझे उसका साथ कंफर्टिंग लगा। दीपक बोलता रहा। मैं उस रात दोबारा गया था, अकेला, सीढ़ियों से। मुझे लगा बिल्डिंग ने मेरी नीयत समझ ली है और इस बार उसने मुझे 9th फ्लोर तक जाने दिया। पहली बार उस भयानक आग के बाद। मैं उसी रात पूनम को लेके गया, 1 घंटे के अंदर। अब सीढ़ियाँ मुझे फ्लोर 9 तक ले जा रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जब पूनम ने अकेले कोशिश की थी तो वहाँ उसे जाने नहीं दिया गया था। हमने वो फ्लोर एक्सप्लोर किया जहाँ कभी लोग हंसा करते थे, बच्चों की आवाज़ गूंजती थी। अब सिर्फ खामोशी थी और राख, जले हुए सामान, अधूरी जिंदगियों के निशान। और तब एक आग लगाने वाला सामने आ गया, वो जो लोगों को जलाते थे उनमें से एक। वो हॉलवे में घूम रहा था, लाचार, भटकता हुआ। जब उसने हमें देखा तो उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने ट्विच किया जैसे कोई ब्रोकन मशीन हो, और वही पुरानी लाइन बोली, थोड़ी सी चीनी मिलेगी, जैसे वो उसके अंदर प्रोग्राम्ड हो। उसने कहा कि वो फ्लैट 66 से आया है। पीछे और लोग आ रहे थे। पूनम डर गई थी। वो पसीने में भीग रही थी, पीछे हट रही थी, लेकिन उसका पसीना उसे ठंडा नहीं कर रहा था। वो आदमी उसे जला रहे थे, धीरे धीरे अंदर से। मैं कुछ महसूस नहीं करता, कभी किया ही नहीं। शायद अजीब चीज़ें मुझे छू नहीं सकती थी। शायद मैं बना ही इसीलिए हूँ। जब सब कुछ बदल जाता है, मैं बस जानता हूँ कि क्या करना है। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे खींच के फ्लैट 66 तक ले गया। वो हमसे बस 4 दरवाज़ों के फासले पर था। मैंने उसे उस फ्लैट में ढकेल दिया, फिर रुक गया। वहाँ दरवाजे तो होते ही नहीं, अब सब जल चुका है, खाली राख बची है। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की, कुछ उसे रोक रहा था। वो बाहर नहीं आ सकता था, चाहे कितना भी चीखे या जोर लगाए। पूनम की आंखों में एक रोशनी थी। उसने भी एक और आग लगाने वाले को पकड़ा जिसने उसकी दोस्त मौली को जलाया था। उसने उसका फ्लैट नंबर याद रखा था और मेरी तरह ही उसने उस आदमी को उसके फ्लैट में धकेल दिया। पसीना बह रहा था, चेहरा जलन से भरा हुआ था, लेकिन उसने किया। वो भी काम कर गया। पूनम और भी लोगों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे वो उसके पास आए, मैंने देखा उसके जिस्म पे छाले पड़ने लगे थे। मैं उसे खींच के सीढ़ियों में ले गया और हम भाग गए। उसने मुझे घुट घुट कर विनती की कि मैं उसे वापस ले जाऊं। कहने लगी कि सीढ़ियां उसे अलाउ नहीं करती हैं, कि ये बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अब तक बाकी रेसिडेंट्स समझ गए थे कि उनको अंदर मत आने दो। उसके बाद कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। 2 आग लगाने वालों को हमने बंद कर दिया था और बाकी प्रॉब्लम्स थे, बट मैनेजेबल थे। मैं सोच ही रहा था कि उससे कैसे निपटा जाए, तभी हमें पता चला कि नगर निगम ने फैसला किया है कि वो मेरे गार्डन के ऊपर एक नई टावर ब्लॉक को बनाएंगे। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर एक नया ऊंचा बेजान बिल्डिंग ब्लॉक खड़ा था, जैसे किसी ने किसी जीवित चीज़ पर ढक्कन लगा दिया हो। वो नई बिल्डिंग, दीपक की आवाज़ में नफरत थी, लेकिन दर्द भी। वो बस कंक्रीट और शीशे का ढेर नहीं है। उसने मेरे गार्डन को दबोच लिया, वही गार्डन जहाँ मैं उन लोगों को दफनाता था जो जल गए थे, जिसे मैं एक पवित्र जगह मानता था। वो गार्डन बिल्डिंग का दिल था और अब उस पर एक टावर ब्लॉक खड़ा है, वो भी बिना किसी सोल के। और उस नए ब्लॉक के लोग, कुछ अजीब है उनमें भी। मैं चुप थी, बस उसकी बातों को समेट रही थी, जैसे वो सब मेरे अंदर किसी पुरानी याद की तरह बस रहा हो। मुझे लगता है, उसने धीरे से कहा, बिल्डिंग अब रिएक्ट नहीं करती जैसे पहले करती थी। उसका दिल अब ज़मीन के नीचे दबा दिया गया है। वो जिंदा है, लेकिन जैसे किसी कोमा में हो, जैसे उसकी सांसें छोटी पड़ गई हो। और वो लोग फिर से दिखने लगे, शुगर मांगते हुए, नई बिल्डिंग में भी। मैं कांप उठी। तो क्या अब वो वापस? उसने सर हिला दिया। हाँ, और अब उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। पहले वो क्रीपी थे, अब वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लगते हैं, इंसानों जैसे। सिर्फ जब आपका गट फीलिंग चिल्लाए तब पता चलता है, और बिल्डिंग भी उन्हें रोक नहीं सकती।
अब वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे जानते हैं कि क्या करना है। शायद वो भी इवॉल्व हो रहे हों जैसे बिल्डिंग करती थी। मेरी रूह तक ठंडी हो गई थी। ये सिर्फ हॉन्टेड बिल्डिंग की कहानी नहीं थी, ये किसी जिंदा कॉन्शियस जगह की कहानी थी और उसके अंदर छुपे मॉन्स्टर्स की जो अब नए चेहरे पहनकर घूम रहे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने धीरे से पूछा। दीपक ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में अंधेरा था लेकिन उसके पीछे डिटर्मिनेशन थी। इस बिल्डिंग ने मुझे चुना था, शायद इसीलिए क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों से नहीं जलता। लेकिन तुम्हें भी चुना गया है। तुमने लिफ्ट में कुछ महसूस किया, याद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। कुछ लोगों को ये जगह चुन लेती है, शायद क्योंकि हम इसके पेन को महसूस कर सकते हैं, या शायद क्योंकि हम अंदर से कुछ खो चुके हैं, जैसे ये बिल्डिंग। जो भी हो, अब हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो लोग फिर किसी और को अंदर बुलाएं और फिर से कोई जल उठे। उसने मुझे देखा। आंखों में वही सिंसियरिटी थी जो पहली बार थी जब उसने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा डर के साथ, पर पहली बार मुझे भी लगा कि मैं इस बिल्डिंग का एक हिस्सा हूँ और इस बार मैं भाग के नहीं जाऊंगी।